ओके, स्वागत है आपका फिर इस दिशा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक और नया विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जो बात की है वो शिक्षा और दर्शन के बारे में बात की है कि शिक्षा क्या है, दर्शन क्या है और शिक्षा दर्शन का आपस में क्या संबंध है। इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है। आज जिस मुद्दे पर हम अपनी बात बढ़ाएंगे वो है आदर्शवाद। आइडियलिज्म कहा जाता है आदर्शवाद और शिक्षा। आदर्शवाद के अनुरूप शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, शिक्षा की विधियां क्या हैं, शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आदर्शवाद की जो मेटाफिजिक्स है, आदर्शवाद की जो एपिस्टेमोलॉजी है, जो एक्सियोलॉजी है, उस पर बात की जाएगी। इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जब भी किसी दर्शन या किसी फिलॉसफी विशेष को जब हम पढ़ते हैं शिक्षा के संदर्भों में, तो कुछ दो तीन बातों को विशेष रूप से जान लेना या जनरलाइज कर लेना ज़रूरी होता है। क्या जनरलाइजेशन ज़रूरी होता है कि देखिए, शिक्षा दर्शन को जब शिक्षा में इस्तेमाल किया जाता है, तो जैसे कल हम बात कर रहे थे शिक्षा दर्शन के बारे में कि शिक्षा दर्शन क्या है, कि जब शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए दार्शनिक सिद्धांतों या विचारों का अनुप्रयोग किया जाता है, उसे शिक्षा दर्शन किया जाता है। तो जब आदर्शवाद को शिक्षा के संदर्भों में पढ़ा जाता है तो ये एक शिक्षा दर्शन के रूप में हम इसकी स्टडी करेंगे और दो हिस्सों में बांटकर हम इसकी स्टडी करने वाले हैं। एक सैद्धांतिक पक्ष के बारे में हम स्टडी करेंगे इसकी, कि इसकी फंडामेंटल्स क्या हैं, इसका मेटाफिजिक्स क्या है, इसकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है, इसका एक्सियोलॉजी क्या है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे हम शैक्षिक पक्ष। शैक्षिक पक्ष, जब भी किसी दर्शन के फंडामेंटल्स को हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तब फिर हम उसमें शिक्षा के लिए क्या एप्लीकेशन होंगे उस बातों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन के एम्स क्या होने चाहिए, मेथड्स क्या होने चाहिए, करिकुलम क्या होना चाहिए, ये हम जानेंगे। इसके अलावा टीचर स्टूडेंट का कंसेप्ट क्या है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, डिसिप्लिन की क्या परिभाषा दी गई है, स्कूल के बारे में क्या कंसेप्ट दिया गया है और रिलेवेंसी आज के टाइम में इन थॉट्स की क्या है। तो इस पक्ष के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य, ठीक, पाठ्यक्रम और विधियां, ये तीन बहुत मुख्य विषय होते हैं शैक्षिक प्रक्रियाओं के। उद्देश्य क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा और विधियां क्या होंगी। ये चीजें किसी भी दर्शन के सैद्धांतिक पक्ष की तत्वमीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स और पाठ्यक्रम निकलता है एक्सियोलॉजी यानी कि मूल्य मीमांसा से, मूल्य मीमांसा, और विधियां निकलती हैं एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा से। यह एक मोटा मोटा सा आइडिया होता है। ऐसा नहीं है कि मूल्य मीमांसा से हमें उद्देश्य प्राप्त नहीं होंगे या मूल्य मीमांसा से विधियों में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसी तरीके से ज्ञान मीमांसा से उद्देश्य, पाठ्यक्रम और विधि सभी में होता है थोड़ा थोड़ा, पर मोटे तौर पर अगर कहा जाए कि तत्व मीमांसा का संबंध किससे होता है तो उद्देश्यों के निर्धारण से होता है। मूल्य मीमांसा का संबंध करणीयम और करणीयम व्यवहारिक पक्ष से होता है, तो वो सीधे सीधे पाठ्यक्रम से जाके जुड़ता है, कौन कौन सी क्रियाएं करने योग्य हैं, कौन कौन सी न करने। ज्ञान मीमांसा, ज्ञान क्या है, ज्ञान को किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा, इस बात की जब स्टडी की जाती है किसी भी फिलॉसफी में तो वो विधियों के साथ सीधा सीधा कोरिलेट करता है। तो ये जो दो हिस्से हैं वो यानी कि अगर हम किसी भी फिलॉसफी की अगर मेटाफिजिक्स के बारे में ठीक से जानते हैं तब हम उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन के एम्स फ्रेम कर सकते हैं बहुत इजीली। अगर हम उसकी एपिस्टेमोलॉजी को जानते हैं तब हम टीचिंग मेथड्स को, एक्वायरिंग नॉलेज मेथड्स के बारे में बहुत आसानी से हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से एक्सियोलॉजी के बारे में हमें नॉलेज है उसकी, तब हम उसके करिकुलम को फ्रेम कर सकते हैं इजीली। तो इस बात को पहले ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि अगर सैद्धांतिक पक्ष हम ठीक से मजबूत कर लें तो उसका शैक्षिक पक्ष के बारे में जानना या उसकी चीज़ों को जनरलाइज करके प्रैक्टिकल करना शिक्षा के क्षेत्र में वो एक आसान काम हो जाता है। तो अब यहाँ से हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। आदर्शवाद के बारे में आज स्टडी करेंगे हम कि आदर्शवाद क्या है, क्या परिभाषाएं हैं इसकी, किस तरीके से ये विकसित हुआ। तो सबसे पहले परिचय लेते हैं इसका। परिचय, इंट्रोडक्शन
आदर्शवाद की जो शुरुआत मानी जाती है, आइडियलिज्म, आइडियलिज्म जो शब्द है हिंदी में कहते हैं आदर्शवाद। दो बातें यहां पर ध्यान रखने की है, हिंदी में थोड़ा सा अलग मीनिंग निकलेगा और इंग्लिश में थोड़ा सा अलग मीनिंग निकलता है। इंग्लिश में अगर इसका शाब्दार्थ देखा जाए तो आइडिया प्लस इज्म से बनता है ये, यानी कि विचार और वाद। ऐसी विचारधारा जो विचारों को बहुत फोकस करती है, जो कंसेप्ट पर बहुत महत्व देती है, ऐसी विचारधारा जो प्रत्ययों या विचारों को ही महत्वपूर्ण मानती है हमारे जीवन में। और आदर्शवाद की अगर बात करें, यहां पर जो इसका ट्रांसलेशन हिंदी में किया गया है, तो आदर्श का मतलब कुछ और होता है। आदर्श का मतलब ऐसी चीजें जिनकी तरफ हमारा जीवन बढ़ता है। जैसे कहते हैं कि साहब सत्यम शिवम सुंदरम, हमारे जीवन के उच्च आदर्श होते। मूल्यों को विशेष रूप से आदर्श कहा जाता है, जिनकी तरफ मुंह करके हम अपने जीवन भर की यात्रा पूरी करते हैं। जैसे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष भारतीय समाज में 4 आदर्श माने गए हैं, तो उसी तरफ आदमी का जीवन चलता है। आदर्श का मतलब एक ऐसा लक्ष्य जिसको प्राप्त करने के लिए हम जीवन भर प्रयत्न करते रहते हैं। तो आदर्श का मतलब एक तो वो है, दोनों ही चीजें इसके अर्थ पर एप्लीकेबल होती हैं। ये विचारों की भी बात करता है और विचार ही आदर्श हैं, ये भी बात करता है। प्लेटो ने कहा है कि आइडियाज आर द डिवाइन ओरिजिनल्स, डिवाइन ओरिजिनल्स उसने माना है विचारों को। तो विचारों की सत्ता को ही एक आदर्श के रूप में स्थापित कर दिया इन्होंने। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। यहां पर एल जो शब्द है, आइडिया और इज्म के बीच में आइडियलिज्म कह देते हैं, तो वो उच्चारण की दृष्टि से सुविधाजनक बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया है, ऐसा विचारकों का मानना है ये आइडियाइज्म ही। आदर्शवाद भी कह लेंगे तो भी आइडियाइज्म ही है, पर दूसरे पक्ष से उसको देखने पर हम उसे आदर्शवाद कह देते हैं। इसकी जो शुरुआत मानी गई है वो यूनान से मानी गई। यूनान, प्लेटो का नाम आपने जरूर सुना होगा। प्लेटो का जन्म काल माना जाता है 428 से 347, 428 टू 347 BC, ठीक है। इसमें माना जाता है इसका जीवन काल। कुछ थोड़ा बहुत विरोध भी है, कुछ कहते हैं कि 427 से 347 या 48 तक, 1 साल का मतलब थोड़ा सा फर्क है, पर ज्यादातर मान्यता ऐसी की है कि 428 के लिए 427 से 347 तक इसको माना जाता है, ठीक है। ये जीवन काल है, 1-2 साल में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ा जाता है कुल मिला के। पर ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व यूनान के एथेंस शहर में रहने वाले थे, इतना इनके बारे में मालूम है। और इनके बारे में जो बातें मुख्य रूप से मालूम है कि इनके गुरु जो है वो सुकरात पाश्चात्य दर्शन के पहले विचारक माने जाते हैं, जिन्होंने ज्ञान की किरण को पूरे समाज में फैलाया अपने प्रश्नोत्तर के माध्यम से, अपने डायलेक्ट के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से, अपने रैशनल की कल्पना के माध्यम से इन्होंने जन जागरण का जो अभियान चलाया था, उसके एवज में इनको मृत्युदंड दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर लोग उस तरीके के विचारों को स्वीकार करने के पक्षधर नहीं थे। तो ये इनके गुरु, और गुरु के बाद शिष्य भी इनको बहुत अच्छे प्राप्त हुए। अरस्तु इनके शिष्य, शायद ही इतना बेहतरीन विद्वान शिष्य किसी गुरु को मिला हो जितना कि प्लेटो को मिला। अरस्तु तो ये एक बहुत आदर्श श्रृंखला मानी जाती है, गुरु शिष्य और शिष्य की। सुकरात से प्लेटो और प्लेटो से अरस्तु। ये एथेंस नहीं बल्कि पूरी विश्व को, पूरी दुनिया को इन्होंने जो ज्ञान की रोशनी दिखाई है, उस पर आज तक खोज जारी है। प्लेटो के 2-3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिनमें रिपब्लिक बहुत फेमस है, काफी विचार दिए हैं। राजनीतिक ग्रंथ है देखा जाए महत्वपूर्ण, पर राजनीतिक के साथ साथ कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कि ये शिक्षा के ऊपर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो शिक्षा के बारे में इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, और इसमें बातें कही गई हैं बहुत सारी राजनीति की तो है ही, शिक्षा की और दर्शन के बारे में भी बहुत सारी बातें। बहुत फेमस किताब रिपब्लिक, परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि रिपब्लिक किसने लिखा, तो प्लेटो ने लिखा है। एक और पुस्तक इनकी द लॉज। पुस्तकें तो और भी हैं, पर ये 2 वो प्रमुख पुस्तकें हैं जिनमें प्लेटो के शिक्षा से संबंधित विचार मिलते हैं। तो ये बात हुई साहब थोड़ा सा इनके जीवन यापन। हाँ, एक बात और प्लेटो के बारे में, अरिस्टोक्लीस इनका ओरिजिनल नाम था, अरिस्टोक्लीस, ठीक है।
एरिस्टोक्लीज इनका ओरिजिनल नाम था, और क्योंकि ये रेसलर थे, कुश्ती खेला करते थे, और कहते हैं कि इनके कंधे बहुत चौड़े थे, बहुत चौड़ी छाती थी इनकी, तो प्लेटो का मतलब होता है चपटा। प्लेटो ये वही शब्द है जो ज्योग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है पठार के लिए। तो प्लेटो वही इनके जो रेसलिंग के जो कोच थे, उन्होंने एरिस्टोक्लीज को प्लेटो का नाम दे दिया, और कालांतर में वही जाके बहुत प्रचलित हुआ प्लेटो का नाम। अब कुछ और मैं इस दर्शन के बारे में, इस विचारधारा के बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें कर लें, फिर हम तकनीकी रूप से इसकी परिभाषाओं पर आएंगे, और फिर उसके बाद इसकी मेटाफिजिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आदर्शवाद देखिए 2-3 मुख्य बातों पर यह चलता है। कौन कौन सी बात ये मानता है? प्लेटो का कहना है कि हम इस जगत में ठीक उसी तरीके से हैं जिस तरीके से हम किसी अंधेरी गुफा में हैं, और हमारे पीछे से रोशनी आ रही है, और इस जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है हमें, वो ठीक अपना ही प्रतिबिंब है, हम अपने भी स्वरूप को ठीक से देख नहीं पाते हैं। वास्तविक सत्ता जो है वो विचारों की सत्ता है, वास्तविक जगत जो है वो विचारों का जगत है, जो इस जगत से परे है। ये जगत की सत्ता वास्तविक नहीं है, विचारों के जगत की सत्ता ही वास्तविक है। सारी चीजें विचारों से आकर यहाँ स्थूल रूप में अपना स्थान ग्रहण करती हैं, और बाद में विचारों में ही जाकर वो लीन हो जाती हैं। तो किसी दूसरे लोक के बारे में ये बड़ी आस्था प्रकट करते हैं। अब उसे वैचारिक जगत मान लीजिए, उसे ईश्वरीय जगत मान लें, उसे परालौकिक जगत मान लें, पर उस जगत के बारे में इनकी बड़ी अटूट आस्था है कि वो जगत जो है वो वास्तविक है, और ये जो जगत है ये अवास्तविक है या कम वास्तविक है। ठीक है। और दूसरी बात, इन्होंने कुछ मूल्यों को भी निर्धारित किया है कि जैसे सत्यम, शिवम और सुंदरम जैसे आदर्श मूल्य हैं, जिनका पालन करके हम विचारों के जगत में पहुंच सकते हैं या उसकी जानकारी कर सकते हैं, और यही जीवन का चरम लक्ष्य है। तो पाश्चात्य जगत का जो आदर्शवाद है वो भारतीय दर्शनों की मोक्ष की जो अवधारणा है या कैवल्य की जो अवधारणा है उसकी तरफ हमें झुकता हुआ दिखाई देता है कि किसी परालौकिक चीज की तरफ हमें जाना चाहिए, वही असली जगत है, उसी के लिए इस जीवन में हमें प्रयास करने चाहिए। ऐसी बातें, बेसिक बातें हैं आदर्श के बारे में, आदर्शवाद के बारे में। परालौकिक सत्ताओं, परालौकिक दुनियाओं, चाहे ईश्वर हो चाहे विचार हो, उन सब के बारे में ये अपनी बात करते हैं। वही सार्वभौमिक है, वही सत्य है। ये जो जगत है ये अवास्तविक है। आज यहाँ ये बिल्डिंग खड़ी है, यहाँ 20 साल पहले कुछ नहीं था, और 50 साल पहले जाएं तो यहाँ कुछ और था, और इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले 100 वर्ष के बाद, आज जहाँ हम खड़े होकर ये वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पर आगे आने वाले 100 साल के बाद क्या स्थिति होगी। तो कहते हैं हर चीज़ क्षणभंगुर है इस संसार में, बदलती रहती है, बनती रहती है, मिटती रहती हैं चीज़ें। चीज़ों का अस्तित्व वास्तविक नहीं है, बल्कि वास्तविकता किस में निहित है? विचारों में निहित है, प्रत्ययों में निहित है, कंसेप्ट्स में निहित है। जैसे ये कुर्सी है, तो ये कुर्सी रहेगी न रहेगी ये अलग बात है, पर कुर्सी का जो गुण है चेयरनेस, वो हमेशा रहेगा। इंसानों के साथ इसी तरीके से भाव के गुण होते हैं। कभी कोई दूसरा काम कर रहा है, कभी कोई ये काम कर रहा है, कभी कोई वो काम कर रहा है। इंसान मरते रहते हैं, जीते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, पर मानवता, मानवत्व, मानव होना अपने आप में एक प्रत्यय है जो हमेशा जीवित रहता है, जो कभी खत्म नहीं होता। इस तरीके से ये अपनी चीज़ों को प्रारंभ करते हैं। पाश्चात्य जगत में प्लेटो के और अलावा यही इसके एक तरीके से देखा जाए तो संस्थापक हैं, यहीं से ये विचारधारा शुरू होती है। और फिर उसके बाद एक बड़ी लंबी सीरीज है विद्वानों की पाश्चात्य जगत में। हम भारतीय विचारकों को यहाँ नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय दर्शनों पर हम पहले बहुत बात कर चुके हैं। अभी ये जो बात हो रही है वो शुद्ध पाश्चात्य दर्शन की बात हो रही है। तो पाश्चात्य दर्शनों में और भी बहुत सारे विचारक हैं जो आदर्शवाद में अपनी आस्था रखते हैं, और उन्होंने आदर्शवाद के विकास के लिए बहुत योगदान दिया है। मैं कुछ के नाम यहाँ लिख रहा हूँ जिनको जानना जरूरी है और जिनके बारे में हम आगे स्टडी भी करेंगे। जैसे डेकार्ट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत ही प्रसिद्ध आदर्शवादी विचारक हैं डेकार्ट। इंग्लैंड में चले गए थे बाद में, वहीं पर बहुत विद्वान आदमी है। ठीक है, डेकार्ट, स्पिनोजा, बर्कले, ब्रैडले, ठीक है, कांट, हीगल, शोपेनहावर, ठीक है, शोपेनहावर, फिक्टे, जेंटाइल, क्रोचे, ठीक है, डेविड ह्यूम इंग्लैंड के थे ये। और एक बहुत लंबी सी श्रृंखला इनके बारे में, बर्नार्ड शॉ,
बोसांके, बर्नार्ड शॉ, बोसांके, ये सब इतने नाम हैं जो प्लेटो के बाद इस श्रृंखला में जुड़ते चले गए। और थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ में आदर्शवाद के जो मूल विचार हैं, आदर्शवाद का मूल विचार यही है कि वास्तविक सत्ता कहीं और है, वास्तविक जगत कोई और है। इसी विचारधारा के आधार पर ये सब चीजें आगे बढ़ती चली गई। अब हम बात करते हैं आदर्शवाद की कुछ परिभाषाओं के बारे में कि शैक्षिक दृष्टि से हम कैसे आदर्शवाद को परिभाषित करें। ठीक है, आदर्शवाद की परिभाषाएं। ठीक है, कुछ परिभाषाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमें इसका स्वरूप और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि ये क्या है। एक बात तो ये समझने की है, एक बहुत बड़े विचारक हुए एडम्स, जिन्होंने ये कहा है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, उनका एक बड़ा सुंदर कथन है आदर्शवाद के बारे में। वो ये कहते हैं कि पाश्चात्य दर्शन का पूरा इतिहास इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि आदर्शवाद किसी न किसी रूप में सारे दर्शनों में व्याप्त रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे योग दर्शन के बारे में कहा जाता है भारत में कि किसी न किसी रूप में योग दर्शन सारे दर्शनों में व्याप्त है, यौगिक प्रक्रियाएं, उसी तरीके से आदर्शवाद जो है वो किसी न किसी रूप से सारे पाश्चात्य दर्शनों में आपको मौजूद मिलेगा। यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही। ठीक है, इसके बाद एक और हम परिभाषा की बात करें जो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, और वो परिभाषा है रॉस की। रॉस का नाम आपने सुना होगा, बहुत सारी कोटेशन रॉस की पढ़ते रहते हैं। ठीक है, रॉस कहते हैं कि आदर्शवाद के बहुत सारे रूप हैं, विविध रूप हैं, पर सबका आधारभूत तत्व ये है, आदर्शवाद के सारे रूपों का आधार तत्व ये है कि संसार का उपादान कारण मन है। संसार का उपादान कारण मन है। ठीक है, मन को ही बहुत सारे विद्वानों ने आत्मा के रूप में भी स्वीकार किया है पाश्चात्य जगत में। मन और आत्मा में विरोध नहीं है, यहां मन ऑब्लिक आत्मा करके लिख दीजिए तो भी बात ठीक समझ में आएगी। मन या आत्मा है तथा मानसिक स्वरूप या विचार जगत ही सत्य है, ये आगे कहते हैं। पूरी परिभाषा एक बार फिर मैं दोहराता हूं, ध्यान रखिए, पूरा लिखना नहीं हो, बस कंसेप्ट आप समझिए कि क्या कहना चाहते थे कि इसके बहुत सारे और विविध रूप हैं, पर सबका आधारभूत सार ये है कि मन या आत्मा ही सत्य है ना, उपादान कारण है, और मानसिक जगत ही सत्य है, क्योंकि मानसिक जगत में ही विचार पलते हैं। तो ये बात कही थी रॉस ने, वहीं से सब कुछ निकलता है। अब यहां पर मैं थोड़ी सी एक बात जोड़ना चाहूंगा। राधा कृष्णन की अगर आपने दर्शन शास्त्र की किताब पढ़ी हो तो राधा कृष्णन अपनी पुस्तक में बहुत शुरुआत में लिख देते हैं, जब वो सांख्य की व्याख्या कर रहे होते हैं, कि इस जगत का जो वास्तविक आधार है, जो वास्तविक स्वरूप, सत्य स्वरूप है, वो मानसिक ही है। भौतिक जगत सत्य नहीं है, बल्कि जगत का जो वास्तविक स्वरूप है वो मानसिक है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है। ठीक है, और कहते हैं कि जो जगत का विकास हुआ है, राधा कृष्णन कहते हैं कि जगत का जो विकास हुआ है वो सूक्ष्म से स्थूल की ओर हुआ है, मानसिक से भौतिक की ओर हुआ है, मनस से भौतिक निकला है। ये सांख्य की व्याख्या करते हुए राधा कृष्णन कहते हैं अपनी पुस्तक में। तो ये बात बिल्कुल रॉस की परिभाषा वही है जो राधा कृष्णन कहते हैं भारतीय दर्शन की, सांख्य की व्याख्या करते हुए, कि मानसिक जगत ही सत्य है, मन या आत्मा ही है, और वही उपादान कारण है। उपादान कारण है मतलब वहीं से सारी चीजें निकली हैं, वही सत्य है, ये मतलब है पहली बात। तो मन ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मानसिक जगत ही सत्य है, वही उपादान कारण है, वहीं से सारी चीजें निकलती हैं और उसी में सारी चीजें विलीन हो जाती हैं। ये रॉस का कहना है सब। ठीक है, और एक परिभाषा देखते हैं आगे, और वो परिभाषा है D.M. दत्ता। D.M. दत्ता की एक परिभाषा है, बड़ी अच्छी परिभाषा, छोटी सी एक लाइन की, याद रह जाती है बड़े आराम से, कि आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिकता में मानता है। आदर्शवाद क्या है? वो बस ये कहता है कि जो अंतिम सत्ता है वो आध्यात्मिक है, आत्म के नजदीक, आत्म के आसपास,
जो असली सत्ता है, जो केंद्रीय सत्ता है, वो आत्म के आसपास है। आत्म का मतलब आत्मा, सेल्फ, मनस, उसी के आसपास असली सत्ता है। बाहरी सत्ता जो भौतिक जगत की है वो उसका प्रतिबिंब या प्रतिभास मात्र है, वो वास्तविक नहीं है। ये DM दत्ता साहब ने कहा है। ठीक है, ये रॉस की परिभाषा। एक और हम बात कर लेते हैं, CV गुड, नाम सुना होगा आपने। CV गुड की डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन बहुत प्रसिद्ध है, वो जरूर होनी चाहिए शिक्षा के विद्यार्थियों पर, बहुत मोटा ग्रंथ है। उन्होंने लिखा है डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन, CV गुड। उसके अलावा और भी हैं डिक्शनरी, पर वो पहली प्रामाणिक डिक्शनरी काफ़ी पुरानी लिखी है CV गुड ने। उसमें वो आदर्शवाद को परिभाषित करते हुए क्या कहते हैं CV गुड, जरा ये समझ लेना चाहिए कि आदर्शवाद वह विचारधारा है जिसमें यह माना जाता है कि परालौकिक तत्वों, आकारों और विचारों में वास्तविकता निहित रहती है। क्या कहते हैं? परालौकिक तत्वों, आकारों और विचारों में वास्तविकता निहित रहती है। ठीक है, वास्तविकता कहां रहती है? परालौकिक चीजों में रहती है। इस जगत में रियलिटी नहीं है, बल्कि रियलिटी कहीं और है। ये बात उन्होंने कही है, निहित है, और यही चीजें सत्य ज्ञान की वस्तुएं हैं। आगे कहते हैं CV गुड कि वास्तविकता जो है वो परालौकिक चीजों में निहित है और यही सत्य ज्ञान की वस्तुएं हैं, जबकि बाह्य रूप से जो अनुभव हैं वो इंद्रियों में निहित होते हैं, जो कि विचारों की ही छाया होते हैं। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ हमें अनुभूत हो रहा है वो क्या है? परालौकिक तत्वों की छाया मात्र है। जैसा कि प्लेटो ने बहुत शुरुआत में कहा था कि हम इस जगत में ठीक ऐसे ही हैं जैसे किसी अंधेरी गुफा में हो, अंधेरे की तरफ मुंह करके और रोशनी हमारे पीछे की तरफ आ रही हो, पीछे की तरफ से, तो हम अपने स्वरूप का भी वो दर्शन करते हैं जो उस रोशनी के परिप्रेक्ष्य में छाया पड़ रही है। हमें भी अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता है। तो ये हैं कुछ परिभाषाएं साहब। अब थोड़ा और बढ़ते हैं आदर्शवाद के बारे में, और अब बात करते हैं हम आदर्शवाद के विविध रूप या टाइप्स मान लीजिए इनको, क्योंकि बहुत पुरानी विचारधारा है ना, 2500 साल के आसपास हो गया और ज़्यादा ही हो चुका, 2500 साल से भी ज़्यादा है। तो एक लंबा समय इसको चलते हुए हो गया है, और इस लंबे समय में विकास की श्रृंखला में, जैसे आपने अभी नाम लिखे कि बहुत सारे विचारक हुए हैं जिन्होंने प्लेटो के विचारों में थोड़ा बहुत परिमार्जन, संशोधन के साथ साथ अपनी बातों को उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो इससे आदर्शवाद के बहुत सारे रूप प्रचलित हुए। ठीक है, किस तरीके से प्रचलित हुए, कौन कौन वो मुख्य विद्वान, सबकी तो हम चर्चा यहां नहीं कर पाएंगे, पर जो कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं आदर्शवाद के, या जिन विचारों का जिन विद्वानों का बहुत तगड़ा योगदान है इसमें, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबका संभव नहीं है और उनका भी थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में हम देखते हैं। सवाल ज्यादातर जो आते हैं इसके विविध रूपों पर वो ये आते हैं कि भाई ये आदर्शवाद का ये रूप किस विचारक से संबंधित है, बस इससे ज्यादा नहीं आता है, और थोड़ी मोटी मोटी बातें उसकी कि उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेने डेकार्ट के बारे में। ठीक है, डेकार्ट बहुत प्रसिद्ध विचारक हैं आदर्शवाद के, प्रतिपादक तो प्लेटो हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट रूप आता है इसका वो डेकार्ट से संबंधित है, और डेकार्ट का जो फॉर्म है आदर्शवाद की उसे कहा जाता है द्वितत्ववादी आदर्शवाद। द्वितत्ववादी या चिदाचिद दर्शन भी कहते हैं इसको, चिदाचिद दर्शन, या तो द्वितत्ववादी आदर्शवाद कह लीजिए या चिदाचिद दर्शन के लिए। चिद का मतलब वो तत्व जिसमें चैतन्यता होती है, और अचिद का मतलब वो तत्व जिसमें चैतन्यता नहीं होती है। यानी कि डेकार्ट का कहने दो तत्व माने, एक तत्व वो जो चैतन्य हो, एक तत्व वो जो जड़ हो। इतना तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। डेकार्ट फ्रांस के थे और बड़े मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है इनकी, अलग अलग क्षेत्रों में, ज्यामिति में, गणित में, भूगोल में इनका काम है डेकार्ट का।
ठीक है, और इनकी विद्वता से प्रभावित होकर फिर बाद में इंग्लैंड में इन्हें बुला लिया गया। इनका जीवन काल है 1596 से 1650। 1596 से 1650। शुरुआत में इंग्लैंड में थे, बाद में ख्याति जब ज़्यादा बढ़ गई, शुरुआत में फ्रांस में थे, ख्याति बढ़ गई तो बाद में इंग्लैंड की महारानी ने इनको बुला लिया और वो फिर इनसे प्रवचन सुना करती थी। कहते हैं इनके बारे में कि इनके शारीरिक रूप से बड़े कमज़ोर थे बेचारे, तो रानी का आदेश ये था कि सुबह 4 बजे नहा के और उन्हें प्रवचन सुनाने हैं इनको। तो सर्दी हो गई, निमोनिया हो गया, बेचारे मरी गए। फिर आप ये समझो रानी की जिद के आगे तो एक बहुत बड़ा विचारक चला गया रानी को दर्शन सुनाते सुनाते। और ठंड बहुत पड़ती है इंग्लैंड में, आप जानते हैं, तो वहाँ पर इतनी सारी ठंडक हो जाए और कोई आदमी बेचारा सुबह 4 बजे नहा रहा है, आप समझिए कि क्या स्थिति होगी। तो खैर वो उसी में चले गए। लाइट आ जाएगी अभी थोड़ी बहुत देर में, चिंता की कोई बात नहीं, अभी कोशिश कर लेंगे, नहीं भी आएगी तो फिर इसको समराइज कर देंगे। ठीक है, तो ये डेकार्ट का है। डेकार्ट और इसके बाद कहते हैं कि मन या स्वर से ही प्रत्यय का निर्माण होता है, ये डेकार्ट का कहना है। ठीक है, और क्या कहते हैं डेकार्ट? डेकार्ट ये कहते हैं कि 2 तत्व हैं जिनसे मिलकर इस समूचे जगत की रचना होती है। पहला तत्व है ईश्वर और दूसरा तत्व है पदार्थ। द्वितत्ववादी क्यों कहा गया है? ईश्वर और पदार्थ की इसमें बात कही गई, इसीलिए इसे द्वितत्ववादी कहा गया है। और वही दोनों तत्व जो है वो चिद और अचिद भी होते हैं, इसीलिए चिदाचिद दर्शन कह लीजिए या द्वितत्ववादी दर्शन कह लीजिए वो। और फिर आगे फिर ये कहते हैं कि अचिद जो तत्व है वो चिद तत्व की सहायता से, यानी कि चैतन्य तत्व की सहायता से जड़ तत्व क्रियाशील होता है और ये जगत दृश्यमान पैदा हो जाता है। ये डेकार्ट के बारे में है। तो सब और ज़्यादा डिटेल में तो मुझे नहीं लगता कि हमें डेकार्ट या स्पिनोजा या बर्कले के बारे में बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम शिक्षा के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा कम इनके बारे में ब्रीफ इंट्रोड हमारा आ जाए, इतना ही काफ़ी है। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे हम, ये लाइट अगर आ जाएगी तब काम शुरू होगा, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं विराम दे रहे हैं। ठीक है, आगे और आदर्शवाद के रूपों को लेकर हमारी चर्चाएं होती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।